हे गाइस, वेलकम टू एजुकेटेड। आई एम साक्षी गौर और आज हम करने वाले अकाउंटेंसी। अकाउंट्स की हमने दो क्लासेस कवर कर ली हैं। इट वाज फॉर क्लास 11th, बट मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ कि 11th का जो ये अकाउंट्स है, दिस इज अ बेसिक अकाउंट जो आपके सभी कोर्सेज में इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अगर आप बीकॉम में देखेंगे तो इसका काफी ऑलमोस्ट 70-80 जो परसेंटेज है यही है। एक दो चैप्टर्स वहां अलग होते हैं, सेम एज विद बीबीए। और उसके अलावा अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं तो एग्जाम लाइक ईपीएफओ या जहां पे भी कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें अकाउंट्स इंपॉर्टेंट है आपका या अकाउंट ओरिएंटेड पेपर है, उसमें ये वाला अकाउंट्स सब जगह कवर होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दो क्लासेस हम कवर यहाँ ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी तक हमने अकाउंट्स, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग और इन सब टर्म्स के बारे में समझा था। और अब जो है आज जो हम सबसे पहले टर्म समझने वाले हैं वो है हमारे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। मैंने आपको प्रोसेस बताया था और प्रोसेस में लास्ट जो स्टेप मैंने आपको बताया था वो था कम्युनिकेटिंग। हमने कहा था हम हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको कम्युनिकेट करेंगे। किनको करेंगे? टू एक वर्ड यूज किया था मैंने, एंड यूजर्स। नाउ हु आर एंड यूजर्स, उनके बारे में आज हम डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो यूजर्स जो हैं वो हमारे दो तरह के यूजर्स होते हैं, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर, एक्सटर्नल यूजर, वन बाय वन हम इनको देखते हैं। तो इंटरनल यूजर देखिए, आपको नाम से पता लग रहा है कि ये यूजर्स विद इन द बिजनेस है, राइट? कि बिजनेस के अंदर ये यूजर्स आपके होंगे और ये जो है दे विल ऑल्सो बी इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब इनका इंटरेस्ट क्यों होगा ये इनके नाम से वन बाय वन हम देखते हैं। इंटरनल यूजर में बेसिकली तीन लोग या तीन कैटेगरी यहाँ पे आती है। फर्स्ट इज ओनर्स, सेकेंड जो है वो है आपका मैनेजमेंट एंड थर्ड वन इज एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स। तो ये तीन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनल यूजर्स है। अब जो ओनर्स है आपके, व्हाई दे विल यूज द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, उसके बारे में अब हम देखते हैं। तो ओनर कौन होता है? जो बिजनेस में क्या लगाता है? कैपिटल। कैपिटल या इन्वेस्ट करता है। बेसिकली कैपिटल क्या होती है, ये सभी टर्म्स हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। स्टिल आई एम ब्रीफिंग यू। कैपिटल इज द मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर। तो ओनर जो है बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट करेगा, मनी इन्वेस्ट करेगा, उसे हम कैपिटल कहेंगे। तो उसने जो कैपिटल, क्योंकि उसने बिजनेस में कैपिटल लगाई है तो उसको वो हमेशा इंटरेस्टेड रहेगा ये जानने में कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट आपका हो रहा है, ठीक है? प्रॉफिट लॉसेस क्या है, बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, ये सब चीजों को जानने में वो हमेशा क्यूरियस रहेगा क्योंकि उसने बिजनेस में पैसा लगाया है। उसने अपने पैसे को जो पैसा लगाया उसमें रिस्क इन्वॉल्व है, तो वो हमेशा ये देखेगा कि उसको कम से कम लॉस हो, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन सही रहे। और देखिए अभी नॉर्मली जब स्केल ऑफ बिजनेस स्मॉल होता है आपका तब ये इशू नहीं होता क्योंकि ओनर ही सब कुछ कर रहा होता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं बिजनेस का जो स्केल है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है अब। तो उसमें क्या है, ऑनर्स क्या करते हैं? अगर हम कंपनी की फॉर्म की बात करते हैं तो ओनर अलग होते हैं उसके, और उसको जो मैनेज करते हैं लोग वो अलग हैं। ये कॉन्सेप्ट भी है, प्रिंसिपल भी है, जिसको हम फर्दर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए एक बार समझने के लिए आप इसे देखिए कि ऑनर अलग होते हैं और बिजनेस को चलाने वाली जो मैनेजमेंट है या मैनेजर्स है वो अलग होते हैं, राइट? तो ओनर क्या करता है, जैसे कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं। हम जो शेयर्स खरीदते हो ना आप लोग, कंपनीज में वेरियस इन्वेस्ट करते हैं, तो शेयर्स जो हैं वो क्या है, आपकी जो शेयर होल्डर होते हैं वो रियल ओनर्स होते हैं। वो क्या करते हैं, कंपनी में पैसा लगाते हैं, उसके शेयर खरीद लेते हैं और उसके बाद वो बिजनेस की जो फंक्शनिंग है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उनमें कोई पार्टिसिपेशन उनका नहीं होता। दे आर द शेयर होल्डर, दे आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। बट जो कंपनी को एडमिनिस्ट्रेशन का काम जो कर रहा है वो अलग है, जो कंपनी को रन कर रहे हैं वो अलग है। तो अब ये बिजनेस में क्या काम कर रहे हैं उसको देखने का हक तो इस ओनर के पास है, राइट? उसके पास ये राइट है क्योंकि उसने बिजनेस में पैसा लगाया है, वो कंपनी का शेयर होल्डर है, वो कंपनी का ऑनर है। तो वो हमेशा इस इंफॉर्मेशन को चेक करता रहेगा, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को, कि जो मैनेजमेंट है, जो कंपनी को संभाल रहे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग हैं, क्या वो अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं। तो दैट्स वाई जो ओनर है आपका वो हमेशा इंटरेस्टेड रहेगा आपके जो है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में। उसके बाद है मैनेजमेंट।
मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट में बहुत सारे लोग आते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी होते हैं उसमें, बड़ी बड़ी पोस्ट के जो सीईओज और ये सब जो भी लोग हैं, इनका जो बोर्ड जो होता है बेसिकली, वो भी क्या करते हैं, वो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होते हैं। आपको अगर आपने थोड़ा सा बिजनेस पढ़ा हो तो टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, 3 लेवल पे मैनेजमेंट होती है आपकी। तो बेसिकली मैं इस मैनेजमेंट की बात करूं जो टॉप लेवल में आता है। तो ये जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, ये क्या करते हैं, ये भी पूरी इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इनका फुल इंटरेस्ट होता है, ये भी और मिडिल लेवल भी, ठीक है। अब होता क्या है कि ये इंफॉर्मेशन को क्यों यूज करते हैं, ताकि उनको पता लगे कि हमने कितना अच्छे से काम किया, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी, कॉस्ट क्या आ रही है हमारी, हमारे प्रॉफिट्स कितने हैं, हमारी इनकम कितनी हो रही है, ये सब चीजों का पता लगाना है उन्हें। और फिर उसके बाद उनको, अगर उन्हें पता लग गया है कि जैसे मैनेजमेंट जो है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करेगी और देखेगी कि चलिए कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, राइट, उन्होंने चेक किया कि प्रॉफिट्स कितने हैं, फिर उन्होंने कंपेयर किया, यार ये तो प्रॉफिट्स प्रीवियस ईयर से बहुत ज्यादा क्या है, कम है। अब वो क्या करेंगे, रीजन फाइंड आउट करेंगे, उसका रीजन देखेंगे कि रीजन क्या है। उन्होंने देखा कि रीजन ये है जी, कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है, क्योंकि मटेरियल की वेस्टेज ज्यादा हो रही है आपकी, और वर्कर जो है एफिशिएंटली काम नहीं करे। तो वो इन सब इंफॉर्मेशन को देखते हैं, चेक करते हैं कि किस सेक्शन में, किस डिपार्टमेंट में जो है काम हो रहा है, कितना हो रहा है। तो प्राइस कंट्रोल करना है इन्हें, कॉस्ट कंट्रोल करनी है और प्रॉफिट को एनहांस करना है। तो उन सब चीजों के लिए इन्हें किसकी जरूरत है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को ऑब्जर्व करने की जरूरत है। तो ये इंटरनल यूजर्स ही होते हैं ये भी फर्म के। उसके बाद एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स, एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स को मिलता है जी एक चीज, दोनों को ही एक चीज मिलती है, क्या मिलती है, बोनस। और बोनस इज टोटली जो क्या होता है, इट इज अ परसेंटेज ऑफ व्हाट, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का एक फिक्स परसेंटेज होता है कि आपको इतना बोनस दिया जाएगा। तो फिर अब इस प्रॉफिट को चेक करने के लिए कि कंपनी में कितना आपका प्रॉफिट हुआ है, तो वो भी क्या करेंगे, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को चेक करेंगे, क्योंकि उनको जैसे दिवाली पे, न्यू ईयर पे, या उनका जो इंक्रीमेंट्स वगैरह होते हैं, वो सब सारी चीजें इन्हीं के ऊपर बेस्ड होती हैं। तो फॉर दैट थिंग दे विल ऑल्सो बी इंटरेस्टेड इन व्हाट, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो होपफुली आपको इंटरनल यूजर्स जो हैं वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब लेट्स मूव ऑन टू द एक्सटर्नल यूजर। एक्सटर्नल यूजर हमारे बहुत सारे हैं। सबसे पहले बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जो बैंक से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का क्या यूज है हमें देखना होगा। ये सबसे पहली बात है कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उनको लोन्स वगैरह लेने होते हैं, फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है अलग अलग सोर्सेज से। तो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास ही जाते हैं और लोन के लिए अप्लाई करते हैं। अब ये बैंक, और देखो सबसे पहली बात, कोई भी आपको लोन कब देगा, कोई भी इंसान आपको लोन जब देगा जब उनको पता है कि रिफंड्स की गारंटी हो। अगर सामने वाले को, आज आप बैंक की जगह अपने आप को रखिए और ये कीजिए कि आपसे कोई पैसे ले रहा है, जस्ट इमेजिन आपसे कोई पैसे मांग रहा है एज अ लोन, तो आप उसको लोन क्या सोच के देंगे, आप यही सोच के देंगे ना कि भाई इज ही केपेबल टू रिटर्न द मनी। वो चेक करेगा कि ठीक है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक है नहीं है, क्योंकि अगर उसकी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं है तो हाउ विल ही रिटर्न द मनी, ये हम बातें सब सोचेंगे। तो सेम एज विद बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वो क्या करेंगे, उन्हीं कस्टमर्स को लोन देते हैं जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होती है और जहां पे उन्हें रिटर्न्स की उम्मीद होती है कि रिटर्न उन्हें मिल जाएगा। तो उसको कहां से पता लगता है, उसका हमें सीधी बात है, आपको क्या करना होगा, उनके खाते चेक करने होंगे, यानी कि उनके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को देखना होगा। तो जो आपके बैंक और ये जो होते हैं ना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दे ऑल्सो यूज योर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उसको चेक करते हैं, वो प्रॉपरली थॉरली स्टडी करते हैं, उसके बाद आपको लोन दिया जाता है। तो एक तो ये हो गए बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आई गेस क्लियर होगा आपको। इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर। पोटेंशियल इन्वेस्टर या इन्वेस्टर कौन होता है, इन्वेस्टर जिस बंदे ने आपकी कंपनी में पैसा क्या किया है, इन्वेस्ट कर दिया है, ठीक है, आपकी कंपनी के शेयर्स या बॉन्ड्स जो भी हैं, डिवेंचर्स बाय कर लिए। शेयर बॉन्ड डिवेंचर अभी आपको नहीं पता तो हम सब कुछ सीखने वाले हैं। अभी आप ना, दिस इज द स्टार्टिंग कोर्स, थोड़े से यूज टू हो जाइए वर्ड से। धीरे धीरे मैं आपको एक भी पोर्शन या स्किप नहीं कराऊंगी, छोटे से छोटे वर्ड की मीनिंग की क्लैरिटी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो डोंट वरी अबाउट दैट, जितना समझ आ रहा है, जिस स्पीड से आ रहा है
जो मैं बता रहा हूँ दैट्स सफिशिएंट फॉर यू। तो इन्वेस्टर एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर में क्या है कि इन्वेस्टर यानी कि जो कंपनी में जिसने पैसा लगाया, जो शेयर्स बॉन्ड्स डिबेंचर्स बाय कर रहे हैं कंपनी के, राइट। या पोटेंशियल इन्वेस्टर हो गए जो कंपनी में के शेयर्स या बॉन्ड्स बाय कर सकते हैं। तो देखिए आज आप क्या हो, आपके पास ना 1,00,000 रुपए है, ठीक है। आप चाहते हो कि उसको ये म्यूचुअल फंड्स और ये सब जो शेयर्स वगैरह एड्स आती रहती है ना, तो आप कहीं इनको इन्वेस्ट करना चाहते हो। म्यूचुअल फंड्स में तो चलो अलग है, उनकी भी अलग अलग बहुत सारी कंपनीज हैं, या डायरेक्टली आप किसी कंपनी में जो है इन्वेस्ट करना चाहते हो कि किसी कंपनी के शेयर बाय करना चाहते हो, आप स्टॉक एक्सचेंज में आपका थोड़ा इंटरेस्ट है, तो आप क्या करेंगे। अब आप कंसीडर कीजिए योरसेल्फ, यू आर अ पर्सन, और आज आपको क्या करना है, आपको इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट करना है तो आप सबसे पहले जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे क्या चेक करेंगे, सबसे पहले उसकी फाइनेंशियल कंडीशन देखेंगे, ठीक है। उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, ठीक है। कंपनी में कितने प्रॉफिट्स हो रहे हैं, राइट। कंपनी कितने रिटर्न दे रही है, ठीक है। कंपनी की क्रेडिबिलिटी क्या है कि वो अपने प्रीवियस जो है उनको जो है किस तरह से उन्होंने रिफंड किया है, उनकी अमाउंट उनको पे की है। तो क्रेडिबिलिटी, फंड्स, फाइनेंशियल पोजीशन, ये सब चीजें आप चेक करेंगे ना। और ये सब चीजें चेक कहाँ से होती है किसी भी कंपनी की, उसकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यानी कि उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट्स, और भी चीजें होती हैं। अभी आपके लिए इतना ही काफी है। तो ये सब चीजें आप चेक करोगे, उनमें जैसे वेरियस मेथड्स होते हैं, वेरियस रेशियोज होते हैं जो फाइंड आउट आप कर सकते हो और जिनके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हो। आप उनकी फाइनेंशियल कंडीशन को चेक करोगे, राइट। तो कहां से आपको पता लगेगा, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से। तो ये भी आपके क्या है, यूजर्स ऑफ व्हाट, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। 2 पॉइंट हमारे हो गए हैं। थर्ड इज क्रेडिटर्स। क्रेडिटर कौन होता है आपको वैसे मैं बता देती हूँ। देयर आर 2 टर्म्स, हम इसको डिटेल में भी करेंगे। एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी, राइट। ए के पास 10,000 रुपए है, ध्यान से समझिएगा, और बी को पैसे की रिक्वायरमेंट है। ए ने कहा, बी ने ए से कहा कि मुझे ये 10,000 रुपए आप दे दो, राइट। आप मुझे 10,000 रुपए दे दीजिए और मैं आपको आफ्टर 2 मंथ्स जो है इसको क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा। Here, the person who is giving this amount will be known as debtor, इसको हम डेटर कहेंगे। और जिस पर्सन ने लोन लिया है उसको हम क्रेडिटर कहेंगे। बेसिकली जो लोन ले रहा है और उसको आफ्टर सम टाइम रिटर्न करना है, वो पर्सन क्या हो जाता है, क्रेडिटर हो जाता है, ठीक है। और जो पर्सन आपका जो बेसिकली क्या है, जिसने लोन प्रोवाइड किया है उसके लिए देखिए अभी वो डेटर हो जाता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ए के लिए बी इज डेटर, राइट। ए के लिए बी इज डेटर, उसको उससे पैसे मिलेंगे, राइट। और बी के लिए ए क्या है, क्रेडिटर। बी के लिए ए क्या है, क्रेडिटर्स, राइट। तो क्रेडिटर कौन है, जिनको हमें पैसा देना है, और डेटर वो होते हैं जिनसे हमें पैसा लेना है, राइट। क्रेडिटर कौन, क्रेडिटर जिन्हें हमें पैसे क्या करने हैं, पैसे देने हैं, रिटर्न करने हैं, हमने उनसे लोन पे लिया हुआ है। और डेटर कौन से होते हैं, जिनसे हमें पैसे क्या होंगे, रिसीव होंगे। तो इसमें क्रेडिटर्स को हमें पे करना होता है, डेटर से हमें रिसीव होता है। सेम एज अगर ये टर्म हम कहें कि हम गुड्स भी क्रेडिट में ले सकते हैं, हमने ए से जो है गुड क्रेडिट में लिए, तो बी के लिए ए कौन है, बी के लिए ए जो है वो क्या है, क्रेडिटर है। अब बात करते हैं हम यूजर की फॉर्म में। आई गेस आपको एक बार डेटर क्रेडिटर क्लियर होगा, नहीं है तो एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा। तो क्रेडिटर की हम बात करें, क्रेडिटर क्या है, इस बंदे से हमने या तो पैसा लिया है या हमने रॉ मटेरियल या कोई सामान लिया है। कोई भी क्रेडिटर जो होगा आपका, वो आपको पैसे क्यों देगा, वो आपको पैसे तब देगा जब उसको रिटर्न की उम्मीद है, राइट। और वो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को चेक करके देगा कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी चल रही है या नहीं। और वो ये चेक करेगा कि आपकी क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है, कि आप किसी से पैसा ले लेते हो तो क्या आप उसको रिटर्न करते हैं। तो क्रेडिटर वो सब चीजें चेक करेगा, और उन सब चीजों को चेक करने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट है, अगेन आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट यहाँ पे होती है, ओके।
तो ये हो गया आपका क्रेडिटर। उसके बाद गवर्नमेंट एंड अथॉरिटीज। गवर्नमेंट एंड अथॉरिटीज विल चेक योर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन फॉर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो है टैक्स। उनको टैक्स लेना होता है, तो वो आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में बिल्कुल इंटरेस्टेड होंगे। वो चेक करेंगे कि आप जो रिटर्न फाइल करते हैं एवरी ईयर, जो है आईटीआर जो फाइल होती है, या फिर अगर आप सेल्स वगैरह में, उन सब चीजों में तो जीएसटी की भी हर महीने या क्वार्टरली जो रिटर्न फाइल होते हैं, उन सब चीजों के लिए कहाँ से पता लगेगा? वो आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की डिटेल्स वहां पे जाती हैं। तो टैक्स है, और अगर कोई गवर्नमेंट है आपकी ऐसी एमएसएमई है, या जो अलग अलग स्कीम्स आती है जिसमें आपको सब्सिडीज वगैरह मिल रही है, ठीक है, तो उसके लिए भी आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जाएगी, क्योंकि उनका भी एक क्राइटेरिया है। अगर आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल करो तभी आपको वो सब्सिडी प्रोवाइड होगी। यहां तक क्लियर होगा होपफुली आपको। नेक्स्ट इज रिसर्चर्स। रिसर्चर्स यूज अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस फॉर देयर रिसर्च पर्पस। अपने रिसर्च के लिए, बुक्स के लिए वो करते रहते हैं। कंज्यूमर्स भी इंटरेस्टेड होते हैं। कंज्यूमर्स आपके जो हैं वो इंटरेस्टेड इसलिए होते हैं कि देखिए, जितनी भी गुड सर्विसेज आपकी प्रोड्यूस हो रही है, उनके बेसिस पे क्या कॉस्टिंग आपकी आ रही है, आप क्या प्राइस चार्ज कर रहे हो, और कितना फेयरली काम कर रहे हो। ये सब चीजें आजकल देखिए, कस्टमर जो है आपके, कंज्यूमर बड़े अवेयर हैं कि आपकी, अगर आपकी ना छोटी छोटी चीजें भी नोटिस की जाती हैं कि आप सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं, आप, या फिर आप इन्वायरमेंट पोल्यूशन क्रिएट तो नहीं कर रहे हैं, आप अच्छे मेजर्स यूज तो कर रहे हैं ना, आप फेयर प्राइस चार्ज कर रहे हैं ना। इन सब चीजों के लिए जो है कंज्यूमर आपका जो है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज करते हैं। तो कंज्यूमर चेक करते हैं फेयर प्राइस चार्ज हो रहा है, सारी चीजें हो रही हैं अच्छे से, नहीं, वो भी इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि आजकल कंज्यूमर बड़े अवेयर हो गए हैं। उसके बाद है पब्लिक। पब्लिक देखती है जी कि किसने जो है कौन इकोनॉमी या किसी देश के रिसोर्सेज तो सभी यूज करते हैं, बिजनेसमैन यूज करते हैं रिसोर्सेज को, लेकिन इन रिटर्न वो जो है इकोनॉमी को या एक देश को क्या दे रहे हैं। अभी आपने कोविड के टाइम में अभी चल रहा है, हमने देखा था कि 1500 करोड़ रुपए, राइट, जो है टाटा ने डोनेट किए थे फॉर पीएम रिलीफ फंड में। उन्होंने इतनी बड़ी अमाउंट जो है वो क्या की थी, डोनेट की थी। तो सभी, पूरा वर्ल्ड वाज वाचिंग हिम, होल इंडिया जो है वो तो बहुत, मतलब एक रिस्पेक्ट रतन टाटा के लिए जो इंक्रीज हुई है, वो ऑलरेडी इज अ वेरी नाइस एंड जेन्युइन पर्सन। आई पर्सनली फॉलो हिम, बट आफ्टर दैट जो है एक गुडविल, एक इमेज क्रिएट हो जाती है कि ठीक है, देश से पैसा सब ले रहे हैं, जो बड़े स्टार्स हैं, जितने बिजनेसमैन है, दे यूज टू अर्न फ्रॉम अस, जो आम लोगों की छोटी छोटी है, उनकी चीजों को यूज करके वो इतने जो है रिच हुए हैं। अब पब्लिक ये देखती है कि ठीक है, जब आपका टाइम आया, यू यूज द रिसोर्सेज, यू अर्न मनी फ्रॉम अस, राइट, बट जब आपकी बारी आएगी तो आप देश के लिए क्या कर रहे हो। तो पब्लिक बड़ी अवेयर है, वो ये सब चीजों को चेक करती है। अब देखिएगा, जब ये कोई टाटा वाटा के कोई भी प्रोडक्ट्स आएंगे और होंगे, तो उसकी गुडविल अपने आप से इनहेंस हो जाएगी। ये एक देखो पॉजिटिव काम भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए करता है, जो आम लोगों के बारे में सोचते हैं। जैसे अभी आपके रिलायंस के हैं, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड, इन्होंने देखिए कितने हॉस्पिटल्स बनाए, इनके जो है अलग अलग स्कूल्स भी चल रहे हैं। देयर आर वेरियस थिंग्स जिनमें ये इन्वॉल्व हैं। तो ये सब चीजें जितना ये बिजनेस इंडस्ट्रीज जो करती हैं, वो लोग देखते हैं, और फिर उससे और भी ज्यादा उनकी गुडविल इंक्रीज होती है। बेनिफिट तो उनको ये होता है, प्लस अपनी मर्जी और अपनी विश के लिए, खुद को अच्छा लगने के लिए वो भी क्या करते हैं, वो डोनेट करते हैं, क्योंकि डोनेट तो भाई इंसान अपनी विल से ही करता है ना। तो ये सब आपके एंड यूजर्स थे। उसके बाद आपके जो हैं, अभी एंड यूजर्स आपके हो गए, एक्सटर्नल थे और इंटरनल थे। बैंक्स, इन्वेस्टर्स, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज, रिसर्च, कंज्यूमर्स एंड पब्लिक। होपफुली आपको इंटरनल एक्सटर्नल यूजर्स जो है यहाँ समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट जो है, दे आर क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी क्या क्या है? सबसे पहली चीज, जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, दैट शुड बी रिलायबल, ट्रस्ट वर्दी होनी चाहिए। अगर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिलायबल ही नहीं है तो फिर अकाउंट बनाने का कोई बेनिफिट नहीं है। अब रिलायबल कैसे होगी? फ्री फ्रॉम बायसनेस, बायसनेस नहीं होनी चाहिए, उससे फ्री होनी चाहिए ये, ठीक है। वेरीफिएबल होनी चाहिए, वेरीफाई हम उसे कर सके,
ठीक है। मटेरियल एरर उनमें नहीं होनी चाहिए कि उनमें कोई अर्थमेटिक एरर, मटेरियल एरर उसमें बनाते हुए आपको नहीं करने, क्योंकि करेक्ट होगी तभी तो रिलायबल होगी। रिलेवेंस, सेकंड पॉइंट, रिलेवेंस मीन्स आर रिलेटेड टू यूजर्स। देखिए आपको अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को ना बहुत सिंपल वे में बताना चाहिए ताकि मैक्सिमम यूजर्स को जो है वो समझ आ जाए। तो रिलेवेंस मीन्स होता है जो उसके एंड यूजर्स हैं उससे रिलेटेड। तो रिलेटेड विद यूजर्स आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए कि किस किस चीज में जो है ये इंफॉर्मेशन जो है किस किस तरह से यूजर्स को हेल्पफुल रहेगी। तो रिलेवेंट होनी चाहिए, रिलेवेंट टू यूजर्स होनी चाहिए वो, और उनकी एंड नीड्स को फुलफिल करे ताकि उसके बेसिस पे जो उनकी नीड्स है ऑफ इंफॉर्मेशन उसको फुलफिल करे ताकि उसके बेसिस पे क्या कर सके, वो एक प्रॉपर डिसीजन जो है वो ले सके, राइट। उसके बाद है अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब थोड़ी सिंपल होनी चाहिए, बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं होनी चाहिए, प्रेजेंटेबल होनी चाहिए, अच्छे से प्रेजेंटेबल हो ताकि इजीली अंडरस्टैंड की जा सके। ज्यादा मतलब आप उसमें कॉम्प्लिकेशंस और कुछ टेक्निकलिटीज यूज ना करके इसको जितना सिंपल बनाएंगे उतना ज्यादा से ज्यादा लोग उसे समझ पाएंगे और उसे प्रेजेंटेबल बनाने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद है कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी में क्या होगा कि इस तरह से बनाई जानी चाहिए कि कंपैरिजन इजीली हो सके। कंपैरिजन आपका दो तरह से होता है, इंटर एंड इंट्रा। आई गेस मैंने शायद पहले भी आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था ये। इंटर कंपैरिजन में क्या होता है, फ्रॉम वन टू अनदर। फ्रॉम वन टू अनदर जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, अगर हम जियो का कंपैरिजन एयरटेल से करें, ठीक है, तो इस तरह से बनाएं कि हम इजीली उनको जियो की फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को एयरटेल के साथ कंपेयर कर सके। तो इस तरह से आपकी कंपेरेबल होनी चाहिए। इंट्रा कंपैरिजन भी पॉसिबल हो। इंट्रा मींस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि अगर हम बात करें एयरटेल की तो एयरटेल का 2019 का प्रॉफिट क्या था, 2018 का प्रॉफिट क्या था और 2020 जो है 2020 का प्रॉफिट क्या है। तो इस तरह से बनाएं कि दोनों तरह की कंपैरिजन पॉसिबल हो, इंटर एंड इंट्रा। इंटर कंपैरिजन जो होता है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्स के बीच में होता है और इंटर जो होता है वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होता है। आपके ऑर्गेनाइजेशन का कंपैरिजन आपके साथ ही होगा इसमें। तो ये आपकी जो है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की यहाँ पे होनी चाहिए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, system of accounting. We have two systems of accounting. First is double entry system, second is single entry system. वन बाय वन दोनों को चेक करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम मीन्स हमें पता है कि कुछ इसमें डबल चीजें हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पे डबल एंट्री का सिस्टम क्या है कि कोई भी ट्रांजेक्शन जो होगी उसका ड्यूल इफेक्ट होगा, डबल इफेक्ट होगा, ड्यूल इफेक्ट होगा। यानी कि एक चीज आपकी डेबिट होगी और दूसरी चीज आपकी क्या होगी, क्रेडिट होगी। तो एक चीज को आप डेबिट करेंगे, दूसरी चीज को क्रेडिट। मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन होगी उसका डेबिट एंड क्रेडिट दो इम्पैक्ट होंगे। ये अभी थोड़ा सा अभी नए वर्ड्स हैं आपके लिए, इससे पहले आपने नहीं किए अकाउंट्स, तो धीरे धीरे इन वर्ड्स के अडेप्टेबिलिटी बनाएंगे आप और धीरे धीरे आप समझते जाएंगे बड़े आराम से इसे। तो डेबिट और क्रेडिट यानी कि ड्यूल इफेक्ट इसका होना चाहिए। इट मेंटेन्स ए कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ईच ट्रांजेक्शन। जो डबल एंट्री सिस्टम होता है उसमें कंप्लीट रिकॉर्ड बनता है हर ट्रांजेक्शन का। इट रिकॉग्नाइजेस टू फोल्ड एस्पेक्ट ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन। टू फोल्ड एस्पेक्ट मैंने अभी बताया आपको कि डेबिट एंड क्रेडिट, द एस्पेक्ट ऑफ रिसीविंग एंड एस्पेक्ट ऑफ गिविंग, एस्पेक्ट ऑफ रिसीविंग एंड एस्पेक्ट ऑफ गिविंग। इन दिस सिस्टम the aspect is debited and the other aspect is credited। कह रहे हैं कि एक एस्पेक्ट तो जो होगा ना उसको आप क्या करोगे, डेबिट करोगे, दूसरे एस्पेक्ट को आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। फॉलोइंग द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इज अ चैप्टर इन योर अकाउंट्स जिसको हम लर्न करेंगे। तभी मैं यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा भी डिटेल बताने से ना कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। जितने वर्ड्स और जितनी चीजें लिमिटेड आपके लिए इंपॉर्टेंट है उन सभी को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, बस आप मेरे साथ ऐसे ही चलते रहिए। सिंस वन एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इज डेबिटेड, अगर एक एस्पेक्ट आप डेबिट करो द अदर इज क्रेडिटेड। दूसरा एस्पेक्ट जो होगा ना ट्रांजेक्शन का उसको हम क्रेडिट करेंगे। द टोटल ऑफ ऑल डेबिट्स इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल ऑफ ऑल क्रेडिट्स। जितना भी डेबिट है, डेबिट का टोटल शुड बी इक्वल टू
क्रेडिट का टोटल। डेबिट का टोटल किसके इक्वल होना चाहिए? क्रेडिट के टोटल के इक्वल होना चाहिए। इट हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग अर्थमेटिकल एक्यूरेसी बाय प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। ये आपको अर्थमेटिकल एक्यूरेसी प्रिपेयर करने में हेल्प करता है, ठीक है। और जब आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो उसमें आपकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी जो है वो चेक करने में हेल्प करता है। उसमें भी यही होता है कि डेबिट का जो टोटल है ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, डेबिट का जो टोटल है दैट शुड बी इक्वल टू टोटल ऑफ व्हाट? क्रेडिट। तो ये आपके कुछ फीचर्स थे डबल एंट्री सिस्टम के बारे में। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज स्टेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। 3 स्टेज हैं डबल एंट्री सिस्टम के। फर्स्ट इज रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन जर्नल। मैंने आपको बताया था जर्नल क्या है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। सबसे पहले कोई भी ट्रांजेक्शन जो है वो कहाँ रिकॉर्ड होती है? आपकी जर्नल में होती है। तो इट इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इज इन जर्नल। तो सबसे पहले आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे किसमें? जर्नल में। क्लासिफाइंग द ट्रांजेक्शन बाय पोस्टिंग देम टू एप्रोप्रिएट लेजर। उसके बाद हम क्लासिफाई करेंगे, और मैंने आपको बताया था क्लासिफाई कहाँ होता है, हमने प्रोसेस में भी किया था ना। क्लासिफाई आपका होता है लेजर में। लेजर में आप इसे क्लासिफाई करेंगे। एंड नेक्स्ट इज क्लोजिंग द बुक्स एंड प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बुक्स को आप क्लोज करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या था? ट्रेडिंग, ट्रायल बैलेंस आ जाता है आपका, ट्रेडिंग एंड P&L आ जाता है आपका, ट्रेडिंग P&L, और आपकी हो जाती है क्या? बैलेंस शीट्स। बैलेंस शीट आप बनाते हैं तो आप उनको क्लोज कर सकते हैं। जब बैलेंस शीट बन जाती है दैट मीन्स आपका अकाउंट ही मतलब क्या हो गया? उस साल का बन गया। फाइनल स्टेटमेंट होती है ये। तो दीज 3 आर द स्टेजेस ऑफ व्हाट? आपका डबल एंट्री सिस्टम। सबसे पहले रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन इन जर्नल, उसके बाद हम उसको क्लासिफाई करेंगे कहाँ पे? लेजर में। एंड आफ्टर दैट क्लोजिंग द बुक्स एंड प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उनको हम प्रिपेयर करेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। आज की क्लास में इतना ही है। चलिए इसमें एक ना सिंगल जो है आपका, उसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ क्योंकि इतना है नहीं। ये स्टेजेस जो आपको यहाँ पे मैंने बताए थे ना, डबल एंट्री सिस्टम, और सेकंड इज आपका सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम जो होता है, नाम से पता लग रहा है कि यहाँ पे डबल इफेक्ट नहीं होता। इनको आप इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी कहते हैं। इसका एक चैप्टर भी है आपका, लास्ट चैप्टर शायद यही है आपका, हाँ यही है लास्ट, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड या सिंगल एंट्री सिस्टम जो है वही है। इन दिस सिस्टम ऑल ट्रांजेक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड ऑन डबल एंट्री बेसिस। डबल एंट्री बेसिस पे इनमें रिकॉर्ड नहीं होती है। इन सम ट्रांजेक्शंस जो है बोथ एस्पेक्ट रिकॉर्ड किए जाते हैं, किसी में दोनों एस्पेक्ट किए जाते हैं, किसी में एक एस्पेक्ट देखा जाता है। तो इसको करने का काफी अलग मेथड है। और ये जो सिंगल एंट्री सिस्टम है बेसिकली प्रोफेशनल्स यूज करते हैं। प्रोफेशनल्स एंड बिजनेसमैन यूज नहीं करेंगे इसे। बिजनेसमैन तो इसको बिल्कुल भी नहीं करते क्योंकि इसमें काफी सारे जो है प्रिंसिपल्स और रूल्स वगैरह फॉलो नहीं हो रहे। प्रोफेशनल्स कौन होते हैं? डॉक्टर्स हो गए हैं जैसे, या लॉयर्स हैं आपके। बेसिकली इनका क्या काम होता है? इनका काम होता है इनके बिजनेस में या इनके फर्म्स में जो होता है, बिजनेस किस तरह से चलता है, इनका होता है कि दे यूज टू रिसीव कैश, और या फिर वो बिजनेस से बाहर कैश रिसीव करेंगे फर्स्ट थिंग, या फिर वो पे करेंगे। तो 2 तरह की ट्रांजेक्शन होती है, ना यहाँ प्रोडक्शन होता है ना कुछ और। तो जहां पे सोनली मैक्सिमम ट्रांजेक्शन कैश बेसिस पे होती है ना, वो सिंगल एंट्री सिस्टम करते हैं। और प्रोफेशनल्स जो है मैक्सिममली इसको यूज करते हैं। डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, उनका काम ये है कि भाई ठीक है उनकी पेमेंट कलेक्ट वो करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जहां उनको पेमेंट करनी है वो करेंगे। तो इस तरह के अकाउंट जो है सिंगल एंट्री सिस्टम जो प्रोफेशनल्स हैं वो यूज करते हैं। तो 2 तरह के आपके सिस्टम थे। जो आपका अकाउंट्स है वो डबल एंट्री सिस्टम है, सोलली बेस्ड है। ये चैप्टर आपका एक है, बिल्कुल लास्ट चैप्टर, 10-20 क्वेश्चन है बस इसके। तो आज हमने जो किया, काफी सारे टॉपिक कवर किए हैं। एक तो हमने यूजर किए हैं, यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। उसके बाद हमने इसके टाइप्स देखे, एक्सटर्नल, इंटरनल। उसके बाद क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को हमने चेक किया है, और फिर सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग देखा। तो डबल अकाउंटिंग सिस्टम एंड सिंगल अकाउंटिंग सिस्टम, ये आज हमने सारा कवर किया है। अकाउंट्स को मैं अब थोड़ा सा स्मूथली कराने की कोशिश कर रही हूँ। एज सुन एज पॉसिबल आपका इस सिलेबस में कवर कराने की कोशिश करूंगी। रेगुलर क्लासेस आ रही हैं तो आप इनको कवर करते रहिए।
और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हम अच्छे से कवर करने वाले हैं। पहले मैं थ्योरेटिकल पार्ट आपको कवर करा रही हूँ सो दैट कि आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। उसके बाद अकाउंट्स में कुछ भी आपसे कोई भी पूछेगा तो यू विल बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन वेरी इजीली। तो मैं आप चाहती हूँ कि आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, दैट्स वाई मैं काफी डिटेल आपको ये करा रही हूँ। आपको वीडियो अच्छी लगी है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।